उत्तराखंड के ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने नियमों के खिलाफ चल रही मॉडिफाई बसों और ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ रश्मि पंत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान ही उन बसों को चिन्हित किया गया जिनमें अवैध रूप से सीटिंग क्षमता में बदलाव किया गया था या क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाया गया था। इस कार्रवाई में राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुल 6 बसों को सीज कर कार्यालय परिसर में खड़ा किया गया है। विभाग द्वारा इन वाहनों की फिटनेस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर ही अव्यवस्थित रूप से सवारी भरने वाले 4 ऑटो और अवैध रूप से संचालित प्राइवेट वाहन को भी सीज किया गया है। सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी है। देखिए, आज मुख्य रूप से हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है, आप लोगों की जानकारी में होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे वहाँ हरिद्वार में बसों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। तो हमने उन बसों को चिन्हित करते हुए जिनमें गलत तरीके से अल्ट्रेशन किया गया है, वाहनों की सीटिंग क्षमता में परिवर्तन किया गया है या फिर क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जा रहे हैं, उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 बसों को हमारे कार्यालय में सीज किया है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों की ऐसी बसें शामिल हैं जो अनधिकृत रूप से अपने जो पंजीकरण में सीटिंग क्षमता है उसमें परिवर्तन किया गया है उनके द्वारा। हमारे कार्यालय में जो हमारे आरआई हैं उनके द्वारा इनका निरीक्षण किया गया है और हम जो संबंधित रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैं उनको इन वाहनों की फिटनेस कैंसिलेशन करने के लिए भी पत्राचार कर रहे हैं। जो ऑटो आज हमारे द्वारा कार्यालय में निरुद्ध किए गए हैं वो योगनगरी रेलवे स्टेशन के बाहर कई जो ऐसे वाहन हैं जो मुख्य मार्ग पर अपना यात्रियों को बिठाते और उतारते हैं, उनसे यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो रहा है और उसके अलावा जाम लगने की समस्या भी हो रही है। 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग है ये। तो कई बार हमारे द्वारा इन वाहनों को चेतावनी दी गई, कार्यालय में बुलाकर यूनियन के साथ वार्ता भी की गई। उसके बाद भी जो वाहन स्वामी है वो मान नहीं रहे हैं, तो हमारे द्वारा चेतावनी स्वरूप कुछ वाहनों को निरुद्ध किया गया है। प्राइवेट वाहन कन्नौज नंबर का भी सीज किया गया है। वो प्राइवेट वाहन भाड़े पर सवारी बिठा के 4 धाम यात्रा के लिए जा रहा था, तो उस वाहन को भी हमारे द्वारा सीज किया गया है। लोगों के लिए हमारी यही अपील है, क्योंकि इस समय 4 धाम यात्रा का समय है, हमारे शहर में वाहनों का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, अनावश्यक रूप से सार्वजनिक मार्गों पर अपने वाहनों को खड़ा ना करें। सड़क नीलकंठ महादेव मंदिर और 4 धाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। श्रद्धालुओं के सुरक्षित दर्शन, निर्बाध आवागमन और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर और नीलकंठ सहित प्रमुख मार्गों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से मिलने वाली लाइव तस्वीरों और सूचनाओं के आधार पर ही यातायात की स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। इसके बाद ही नियंत्रण कक्ष से सीधे धरातल पर तैनात पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं ताकि कहीं भी जाम की स्थिति पैदा ना हो। और 4 धाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। नीलकंठ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और संवेदनशील आकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना को लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड ने नई समय सीमा की घोषणा की है और आरबीएनएल की डीजीएम ओम प्रकाश मालगुरी ने बताया कि रेलवे बोर्ड में मेंबर इंफ्रा के साथ हाल ही में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इस परियोजना के चरणों को पूरा करने का रोड मैप तैयार किया गया है। योजना के अनुसार जून 2028 तक शिवपुरी में 82 तक रेल लाइन को चालू कर दिया जाएगा, जबकि कर्णप्रयाग तक पूरी परियोजना को दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में आयोजित लोक सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के दौरान ही ये अहम जानकारी दी गई और डीजीएम ओम प्रकाश मालगुरी
ने परियोजना की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा देते हुए बताया कि अब तक कुल कार्य का लगभग 88% हिस्सा पूरा किया जा चुका है और परियोजना में सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले टनल निर्माण के कार्य में भी बड़ी सफलता मिली है। परियोजना के तहत ही कुल 213 किलोमीटर की टनलिंग की जानी है और जिसमें 206 किलोमीटर का काम संपन्न हो चुका है। सुरंग के भीतर लाइनिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 213 किलोमीटर में से अब तक करीब 150 किलोमीटर हिस्से की लाइनिंग पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश सुरंगों का ब्रेक थ्रू हो चुका है, लेकिन 3 टनल ऐसी है जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काम में देरी हो रही है। टनल नंबर 1, टनल नंबर 5 और टनल नंबर 14 का ब्रेक थ्रू होना अभी बाकी है। इन जगहों पर मिट्टी और चट्टानों की स्थिति बेहद ही कमजोर है। विशेषकर मरोड़ा क्षेत्र में पूरा गांव नीचे खिसकने के कारण ही काम देर से शुरू हो पाया है। पहले इस पूरे हिस्से को तकनीकी रूप से स्थिर किया गया, जिसके बाद ही काम को आगे बढ़ाया जा सका। पुलों और संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रूट पर बनने वाले कुल 19 पुलों में से 9 पुल लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इसके अलावा बाकी बचे हुए पुलों को भी 60 से 65% तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और RVNL काम हो रहा है रेलवे लाइन का करण पर, ऋषिकेश से करण पर्याप्त तक। तो बहुत सारे कठिनाइयों के सामना करना पड़ा, जो अभी रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पर्यावरण पे कोई नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे परियोजना का काम हो रहा है। तमाम तरीका के PM स्वनिधि योजना पे भी यहाँ पे बात हुआ, बहुत सारी योजनाओं पे बात हुआ और आज जो है प्रधानमंत्री जी के तमाम तरीका के योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे कहते हैं कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी आज लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये लाभ नहीं मिलता था, आज जो है मोदी जी के राज में तमाम लोग, जो ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, तमाम जन तक जा रहा है। आज इस अवसर पे मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ रहा है और हम तो भगवान बद्री विशाल से यही कामना करेंगे, आप स्वस्थ रहे और देश आगे बढ़े। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बेसिकली हम लोगों ने अभी लेटेस्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिया। हमारे जो मेंबर इंफ्रा जो रेलवे बोर्ड में बैठते हैं वो आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो हमारा शिवपुरी है 82 तक, हम लोग जो है 2028 में जून में इसको यहाँ पर हम लोग कमीशन कर देंगे और पूरी रेलवे जो परियोजना है कर्णप्रयाग तक, ये हम दिसंबर 2029 तक खत्म कर देंगे इसको। मतलब पूरी परियोजना ये सबके लिए हो जाएगी। उसके बाद कितना काम बाकी है? अभी करीब 78% काम हो गया है। 78% काम हो गया है। टनलिंग जो हमारी 213 किलोमीटर थी उसमें से 206 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। टनलिंग के बाद हम लोग उसको लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग जो है वो 213 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर के आसपास पूरी हो चुकी है। तो काफी तेजी से प्रगति चल रही है। लेकिन जो 3 सुरंगें हमारी, टनल नंबर 1, टनल नंबर 5 और टनल नंबर 14, जिसमें जियोलॉजी बहुत पुअर है या उसमें हम देर से काम कर पाए। जैसा मैंने बताया था, मरोड़ा में जो पूरा का पूरा गांव ही नीचे आ गया था, तो उसमें थोड़ा सा लेट काम कर पाए। पहले उसको पूरा स्टेबलाइज किया, उसकी वजह से 3 सुरंगें हमारी आर पार नहीं हो पाई हैं, ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है। बाकी सारी सुरंगों का हमारा ब्रेक थ्रू हो गया है। 19 पुलों में से करीब हमारे 8 से 9 पुल करीब कंप्लीट हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही आखिर वर्षों से लटकी किसाऊ
बांध परियोजना की राह खुल गई है। शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल सहमत हो गई है। अब सभी हितधारक राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन होगा। किसाऊ को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इसके जल घटक का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% खर्च हितधारक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल को वहन करना होगा। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के लिए सहमत हो गई है और MOU होने के बाद ही किसाऊ परियोजना को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश की विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने की एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी। यानी हिमाचल के हिस्से जो खर्च आ रहा है उसे दोनों राज्य वहन करेगा और इससे यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा। दिल्ली में यमुना का पानी साफ हो जाएगा। और बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल शक्ति सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव और हिमाचल और उत्तराखंड सरकारों के मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। उत्तराखंड के नैनीताल में एक बड़ा हादसा टल गया जब मुरादाबाद से आए 4 पर्यटकों को सैकड़ों कार काला ढूंगी रोड के पास नियंत्रण खोकर खरियाताल झील में गिर गई। और बताया जा रहा है कि वाहन अचानक फिसलकर झील में जा गिरी है। और राहत की बात यह रही कि सभी यात्री समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही दुर्घटना हुई वे तुरंत मौके पर पहुंचे, बचाव कार्यों में मदद। ये सरिता ताल में एडवेंचर एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं। कल सायं 15 तारीख को देर शाम को वक्त था तो एक पर्यटकों की कार अचानक से ऊपर रोड से बड़ी तेज आवाज़ आई। हम लोगों ने जब तक उधर देखा एक कार ऊपर से गिरकर नीचे झील में समा गई और उसका पिछला हिस्सा भी बाहर था। हम लोगों जब तक यहाँ से भागकर वहाँ पर जाते उनको बचाने के लिए तब तक वो लोग उतर चुके थे। उस मुरादाबाद के पर्यटक बताए जा रहे हैं और उसमें 2 युवक और 2 युवतियाँ और किसी को कोई चोट। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर के लगातार पीछे खिसकने यानी ग्लेशियर रिसेशन ने उत्तराखंड में नई चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट हिमालय तक कई ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर जल संसाधनों पर पड़ रहा है क्योंकि भविष्य में ताजे पानी की उपलब्धता कम हो सकती है। वहीं ग्लेशियरों के पीछे हटने से उनके सामने बनने वाली झीलों, जिन्हें पैरा ग्लेशियर लेक कहा जाता है, आकार, जल मात्रा भी लगातार बढ़ रही है जो आने वाले समय में बड़े प्राकृतिक खतरे का कारण बन सकती है। और वीडिया हिमालय वैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिक मनीष मेहता के मुताबिक उत्तराखंड में ऐसी झील को लेकर खतरे का आकलन पहले भी किया जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई इन्वेंट्री में राज्य के 13 झीलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था, जिसमें से 6 झीलों को असंवेदनशील माना गया है। इनमें बिलंगना, अलकनंदा और गौरी गंगा बेसिन की झीलें शामिल है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के कई झीलों पर विशेष निगरानी की जरूरत बताई गई है। और इसी के साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अन्य अध्ययन में उत्तराखंड की करीब 426 ग्लेशियर झीलों का विश्लेषण किया गया, जिनका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक था। इस अध्ययन में 25 झीलों को संवेदनशील और 6 को अति संवेदनशील पाया गया है। और इन झीलों के क्षेत्रफल यानी जल मात्रा में एक दशक के दौरान ही तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके आधार पर ही इन्हें
दौरान ही आपसी सौहार्द, अनुशासन और शांति बनाए रखने की अपील की है। और गोविंद घाट स्थित ट्रस्ट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने कहा है कि 23 मई से शुरू हुई हेमका साहिब यात्रा के दौरान ही अब तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लगातार बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और ट्रस्ट ने अपने पूरे चरम ते चल रही है। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਚਾਰੇ ਧਾਮ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਪਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित चंद्रमणि कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद ही इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवती का शव उसके घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर पटेल नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया गया। इसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के जांच के दौरान ही मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में युवती ने अपने माता पिता के लिए मम्मी पापा आई लव यू लिखा हुआ पाया गया और पुलिस इस नोट को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है। प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है कि युवती लंबे समय से मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि वो पहले भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई थी, जिससे वो मानसिक तनाव और निराशा में थी। और स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार युवती लगातार पढ़ाई में जुटी थी और मेडिकल क्षेत्र में जाने का सपना देख रही थी, लेकिन लगातार असफलता के चलते वो तनाव में रहने लगी थी। मामले में सीईओ सदर अंकित कंडारी ने सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जांच जारी है, सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ऋषिकेश के ड्राईवाला रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब जंगल क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना रायवाला कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 33 वर्ष है। इसकी जेब से बिहार से पंजाब का रेल टिकट मिला, लेकिन अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं मिलने के कारण शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है और पहचान के प्रयास जारी है।